जीत के बाद पीएम मोदी का पहला वाराणसी दौरा काशी विश्वनाथ मंदिर में की पूजा। वाराणसी के जनता का जताया आभार। बीजेपी की प्रचंड जीत से उत्साहित आरएसएस प्रमुख भागवत, कहा राम का काम करना है और राम का काम होकर रहेगा। वाड्रा पर लंदन प्रॉपर्टी मामला में ईडी की याचिका पर सुनवाई। अग्रिम जमानत देने के लिए जारी किया नोटिस। 17 जुलाई को होगी मामले पर अगली सुनवाई। और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि। राहुल, सोनिया समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह भी साथ में रहे मौजूद। नमस्कार, जेके 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आजाद खालिद, आपका मेजबान, और लेकर हाजिर हूं दो का पंच 5 खबरों का यह बुलेटिन, जिसमें हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ रहते हैं और प्रोड्यूसर्स भी हमको तमाम पल पल की जानकारियां देते हैं और आप तक हम पहुंचाते हैं। आज जिन 5 खबरों को लेकर हम हाजिर हैं, उसमें सबसे पहले बात करेंगे चुनाव जीतने के बाद 2019 की लोकसभा का 17वीं लोकसभा में पीएम मोदी का पहला वाराणसी दौरा है। इस पर क्या क्या उन्होंने कहा है, इस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा हमारे पास दूसरी खबर है, वाड्रा को लेकर लगातार दिक्कतें बढ़ रही हैं और अब एक बार फिर नोटिस जारी हुआ और उनको अग्रिम जमानत देने पर सुनवाई टली है। इस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे, एक और खबर है हमारे पास, राम मंदिर को लेकर मोहन भागवत का एक बयान आया है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि विश्व गुरु बनने के लिए भारत को ताकत हासिल करनी होगी। उसके अलावा हमारे पास एक और खबर है, कांग्रेस के अंदर लगातार इस्तीफों की झड़ी लगी हुई। हालांकि शुरुआत जो की थी राहुल गांधी ने खुद की थी, लेकिन अब प्रदेश अध्यक्षों के इस्तीफे आने लगे हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और खबर है, उत्तर प्रदेश में एक सांसद हैं जो कि चुने गए हैं, लेकिन उन पर आरोप बेहद गंभीर है, रेप का आरोप है और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर उनको झटका दिया है। इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं पीएम मोदी की, जो आज पहली बार 17वीं लोकसभा में चुने जाने के बाद, सांसद बनने के बाद एक बार फिर पहली बार वाराणसी गए हैं और वहां पर जाकर उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले वो सुन लेते हैं। और क्या कुछ अमित शाह ने कहा और क्या कुछ योगी आदित्यनाथ ने कहा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। और उसके अलावा हम बात करेंगे फिर इस पर अपने संवाददाता से। पहले सुन लेते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा है। और बहुत बार हम लोग ये मानते थे कि उत्तर प्रदेश में क्या होगा या देश के अंदर क्या होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे पास हमें 51% की लड़ाई उत्तर प्रदेश में लड़नी है और हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं। पूरी परिश्रम के साथ रात्रि को 2 बजे तक कार्यकर्ताओं के साथ बैठक, अगले दिन सुबह 6 बजे अध्यक्ष जी फिर से तैयार होकर के नए कार्यक्रम के लिए फिर से हमें उपस्थित मिलते थे किसी न किसी कार्यक्रम में। मेहनत की पराकाष्ठा करके हर एक कार्यकर्ता की चिंता करते हुए, बिना मूल्य और आदर्शों से झुके हुए, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो विजन दिया है उसे मूर्त रूप पर धरातल पर उतार करके संगठन को उन कार्यक्रमों के साथ जोड़ करके आज देश के अंदर, पूरे देश के अंदर जो तस्वीर हम सबके सामने उभर करके सामने आई है कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर 303 सीटें स्वयं अर्जित कर ले, यह अद्भुत करने वाला है, एक नई प्रेरणा प्रदान करने वाला है। उत्तर प्रदेश के गठबंधन के बाद जब पार्टी ने आह्वान किया कि हम 50% की चुनाव की तैयारी करें, गठबंधन जिसका भी हो, ये 2-3 इकट्ठा हुए, चौथा भी आ जाए तो आ जाए, एक बार 50% की राजनीति करनी है, ये जब आह्वान किया तब मोदी जी के विकास के नक्शे के भरोसे पर ही किया था। और दूसरा भरोसा था उत्तर प्रदेश और काशी के कार्यकर्ताओं का और जनता का। मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से काशी के सभी कार्यकर्ता, उत्तर प्रदेश में फैले हुए करोड़ों कार्यकर्ता और उत्तर प्रदेश की जनता और काशी की जनता को भी हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहता हूं कि हमारे 50% के लक्ष्य को आपने समाप्त। काशी ने जो, यानी काशी तो अविनाशी है और
जो स्नेह मुझे दिया है, जो शक्ति मुझे दी है, ये अपने आप में शायद ही ऐसा सौभाग्य मिलना बहुत मुश्किल होता है। आप में से कई लोग हैं, कितने कार्यक्रम किए, मुझे जानकारी मिलती थी कि क्या क्या कार्यक्रम चल रहे हैं, किसने प्रकार से यहां एक प्रकार से चुनाव को लोकोत्सव बढ़ा दिया गया है। जी हां, इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष में भले ही एक क्यों ना हो, उसकी अभी आवाज को सुना जाएगा, उसको भी अहमियत दी जाएगी। बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। दिनेश मिश्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, संवाददाता हैं यूपी से। दिनेश, अगर देखा जाए आज का दिन बनारस में खास तौर से पीएम मोदी का रहा, क्या कुछ आपने देखा और क्या कुछ आपके पास और जानकारी है? देखिए, हम आपको बता दें कि जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और वाराणसी के सांसद का वाराणसी दौरा था, मतगणना के बाद आज पहली बार यहाँ वाराणसी पहुंचे हैं और उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ साथ प्रबुद्धजनों को यहाँ संबोधित किया है। जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है 2014 में जब वो सांसद चुने गए थे, इसके बाद फिर प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने सबसे पहला सौगात दिया था यहाँ के ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर, जो कि बुनकरों और तमाम लोगों के लिए बनाया गया है। 400 करोड़ रुपए करीब की कीमत का ये प्रोजेक्ट रहा। आज उसी अपने ड्रीम प्रोजेक्ट में उन्होंने, जिस तरह अमित शाह कह रहे हैं कि हमें 50% से ऊपर की राजनीति करनी है, यानी 50% अगर वोट बीजेपी को जाएगा तो ये उनका मुख्य लक्ष्य था, चाहे उसके लिए गठबंधन कितना ही क्यों ना करना पड़े। यानी रणनीतिक तौर पर भी कहीं ना कहीं बीजेपी के अध्यक्ष ने अपनी बात को रखा है और खासतौर से पीएम मोदी ने भी अपने संबोधन में साफ किया है कि वो किस तरह से वहां को लेकर गंभीर भी हैं और आगे को लेकर वो किस तरह की तैयारी कर रहे हैं। और जिस तरह से उन्होंने कहा विपक्ष में अगर एक भी आवाज होगी उसको भी सम्मान दिया जाएगा। कहीं ना कहीं ये कटाक्ष कांग्रेस पर भी है क्योंकि उसे विपक्ष की भूमिका नहीं मिली है, 52 सीटें हैं, कहीं ना कहीं कमी रह गई है। बिल्कुल, जिस तरह आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन अपना किया है, उस संबोधन में लगभग हर एक उस पहलू को छुए हैं। उन्होंने सबसे बड़ी बात जो कही कि लोकतंत्र हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, लोकतंत्र को बचाए रखना है। भले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आपने सुना होगा पूरी स्पीच दौरान कई बार इस बात को बोलने कि हमारे अंदर भी कुछ कमी हो सकती है, लेकिन हमारे इरादे नेक हैं। तो कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष को इस बात से लेकर के आड़े हाथों लिया है कि हम विपक्ष का अब भी सम्मान करते हैं, जबकि विपक्ष आज के इस चुनाव के बाद, इस लोकसभा चुनाव के बाद विपक्ष काफी कमजोर पड़ चुका है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार इस बात को दोहराया है कि विपक्ष का भी उसी तरह सम्मान होगा, विपक्ष की भी आवाज। दिनेश, एक चीज लोगों के मन में है, सरकार भले ही नई बनी हो, 17वीं लोकसभा में 16वीं लोकसभा वाले ही पार्टी है, वही लोग हैं, वही पीएम है, लेकिन अगर देखा जाए कलेवर नए हैं, भाषा नहीं है और वोकैबुलरी जिसे कहना है, शब्दावली भी पीएम मोदी की बिल्कुल नहीं है। भले ही वो पूरा समय एक तरह से देखा जाए पूरे समय बोले, लेकिन कुछ नए मुद्दों के साथ और नए तेवर के साथ बोले, कुछ फर्क आपने भी महसूस किया होगा। बिल्कुल आजाद, आपको बताएं करीब ये 20वां दौरा है, हमें जहाँ तक याद है कि बनारस में। इसके पहले का जो बात का टेम्परामेंट रहता था, जो वोकैबुलरी रहती थी, जो शब्दावलियां रहती थी, वो कुछ अलग था। आज का जो संबोधन रहा, वो संबोधन ये केवल काशीवासी बनारस को धन्यवाद और बाबा का आशीर्वाद लेने जरूर आए थे। काशी अविनाशी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से पूरे देश को एक संबोधन किया। उन्होंने केरल का जिक्र किया, उन्होंने पश्चिम बंगाल का जिक्र किया, पश्चिम बंगाल में हमारे साथ बहुत कुछ हुआ। तो कुल मिलाकर के आज जो यहाँ का उनका वक्तव्य रहा, जो रहा है, वो पूरे देश को एक संदेश और खासकर विपक्ष को उन्होंने दबे उस लहजे में बता दिया कि अब जातिगत राजनीति नहीं चलेगी, जो भी जात के आधार पर राजनीति करेगा। दिनेश, जिस तरह से आप भी बता रहे हैं कि भले वो काशी में हो, लेकिन उनका जो एक तरह से प्रोस्पेक्टिव है पूरा नेशनल रहता है, पूरे देश को वो संबोधित करते हैं। भले ही आपने देखा होगा उन्होंने कहा कि काशी अविनाशी है, लेकिन टारगेट उनका पूरी राष्ट्रीय राजनीति होती है। बिल्कुल, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी में रहे हैं, और आपको बता दें आजाद की काशी से जो मैसेज जाता है वो एक सीधा अब जिस तरह की काशी आज बन चुकी है, वो मैसेज देश में ही नहीं बल्कि पूरे विदेश में जाता है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर होते हैं,
तो देश के साथ साथ पूरे विश्व के स्तर पर नजर होती है उस दौरे की। लिहाजा उसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी स्पीच देते हैं वो पूरा एक मैसेज होता है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मैसेज होता है। तो आज भी काफी लंबा संबोधन रहा लेकिन है। आपने जिस तरह से कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक, लेकिन विपक्ष को भी कहीं ना कहीं टारगेट पर उन्होंने रखा है, भले ही उसे अच्छे शब्दों में रखा हो। बिल्कुल एक मर्यादित शब्दावलियों का प्रयोग करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को ठीक ठाक ढंग से घेरा है और इशारों में उन्होंने बता दिया है कि अब वो राजनीति नहीं चलने वाली है, क्योंकि बीजेपी 300 अपने दम पे 303 का आंकड़ा लेकर के आई है। आप देखेंगे आजाद, जो अमित शाह के अंदर जो कॉन्फिडेंस था, सीएम योगी आदित्यनाथ के अंदर जो कॉन्फिडेंस था, विश्वास था, जो उनको लगा, यानी अगर देखा जाए दिनेश, आज तीनों दिग्गज मौजूद थे, देश के सिरमौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां मौजूद थे, देश के सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के अगर कहा जाए उनके अध्यक्ष मौजूद थे, और यूपी के सीएम भी वहां मौजूद थे। तीनों ने जिस तरह से संबोधन किया है, जनता से लेकर आम जनता से लेकर देश तक को संबोधित किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात करते हैं अब उस मुद्दे की जो एक तरह से कांग्रेस के लिए गले की फांस बनता जा रहा है। रॉबर्ट वाड्रा, जिसको लेकर लगातार बीजेपी निशाने पर लेती रही है और लगातार कांग्रेस पर ये एक तलवार लटकी हुई है कि कब रॉबर्ट वाड्रा, कब उनके खिलाफ कानूनी शिकंजा कस जाए। हालांकि कांग्रेस के लिए अगर देखा जाए बहुत दिनों से इस मामले को वो लिंगर ऑन करती आ रही है, लेकिन इस बार अब लगता यह है कि अब कॉर्नर होते जा रहे हैं। और हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट में भी अगर देखा जाए कई जगह पर उन्होंने एक तरह से राहत की बात की है। तरुण शर्मा हमारे साथ रहेंगे। तरुण, एक बार फिर रॉबर्ट वाड्रा को झटका लगा है, लेकिन वो राहत की लगातार कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी इसको मुद्दा बनाए हुए, कांग्रेस डिफेंसिव जरूर है, लेकिन उसके लिए एक तलवार लटकी हुई है संकट की। देखिए, अगर इसे राजनीतिक रूप से देखा जाए तो कांग्रेस इसे लगातार जो है, या रॉबर्ट वाड्रा कहें, राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। लेकिन आज जिस तरीके से जो है ईडी के जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, वो आज कोर्ट के अंदर पेश हुए थे। उन्होंने कहा था कि रॉबर्ट वाड्रा जानते हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं होती, जिसका वो बखूबी फायदा उठा रहे हैं। और साथ ही ये कहा गया कि रॉबर्ट वाड्रा जांच में सहयोग नहीं दे रहे हैं, और साथ ही उनके सहयोगी। तो कहीं ना कहीं अब जो कोर्ट ने जो है और रॉबर्ट वाड्रा जो उनके सहयोगी हैं उन्हें नोटिस जारी करा है और 17 तारीख को अगली सुनवाई रखी गई है। अब सबसे महत्वपूर्ण यहां पर यह बात है कि रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से क्या कुछ जवाब दाखिल किया जाता है, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा लगातार, ईडी उनसे लगातार पूछताछ कर रही है और 58 घंटे की एक पूछताछ उनसे हो भी चुकी है कि रॉबर्ट वाड्रा, जो ईडी का आरोप है कि जांच में सहयोग नहीं दे रहे हैं। अब देखना होगा कि रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से क्या कुछ जवाब दाखिल किया जाता है। लेकिन कांग्रेस जो कि लगातार रॉबर्ट वाड्रा पर कार्रवाई को लेकर इसे राजनीति से प्रेरित बताती है, और रॉबर्ट वाड्रा जो कि अपने आप को बेदाग बताते थे, अब क्योंकि कोर्ट में मामला शिकंजा कस लिया है, अब देखना होगा क्या रॉबर्ट वाड्रा की गिरफ्तारी पर रोक हटाती है कोर्ट या फिर उसे बरकरार रखती है। उसके लिए 17 तारीख का वेट करना पड़ेगा। लेकिन तरुण, जिस तरह से आपने देखा होगा 2019 के लोकसभा चुनाव की जब कैंपेन शुरू किया था, तो एक तरह से कहीं ना कहीं रॉबर्ट वाड्रा को आगे लेकर चली, प्रियंका गांधी को बाकायदा एक तरह से महासचिव बनाया गया। यह भी मैसेज देने की कोशिश की गई कि पूरा जो परिवार है या पूरी जो कांग्रेस है वो परिवार के साथ है, प्रियंका गांधी के साथ है, रॉबर्ट वाड्रा के साथ है। कुछ जगहों पर उनके पोस्टर भी लगे, कुछ जगहों पर उनके लिए मांग भी की गई कि गाजियाबाद से या मुरादाबाद से उनको टिकट दिया जाए। कुल मिलाकर एक तरह से कांग्रेस ने विक्टिम कार्ड भी खेलने की कोशिश की है और ऑफेंसिव होने की भी कोशिश की है। लेकिन अब राजनीतिक दांव चूंकि सारे लगभग धराशायी हो गए, क्योंकि कांग्रेस को ना तो इतनी सीटें ही मिली हैं कि वो अपनी बात को रख सके, और ना ही शायद अब उतना उसमें मनोबल बचा है। ऐसे में रॉबर्ट वाड्रा के लिए जो सारा मामला है वो कानून के सहारे और अपने निजी दम पर रुका हुआ है। ऐसे में उनकी संकट जो है लगातार बना हुआ है। क्या कुछ लगता है, क्या कांग्रेस अब ज्यादा बचा पाएगी इनको? देखिए, जहां तक आपने कांग्रेस की बात की तो उनपे विपक्ष तक का दर्जा नहीं है। जहां तक आपने कार्ड खेलने की बात की तो रॉबर्ट वाड्रा को लेकर जो लगातार प्रियंका गांधी, ईडी से जब भी उनकी पूछताछ की गई तो कई जगहों पर प्रियंका गांधी खुद मौजूद रही। कहीं ना कहीं एक मीडिया अटेंशन की भी जरूरत थी कि किस तरीके से रॉबर्ट वाड्रा जो है एक बेचारे हैं, और यह दिखाने की कोशिश की गई कि उससे जो है भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगा रही थी कि ईडी जो है दबाव के अंदर काम कर रहा है, तो तमाम पहलुओं को उस चुनाव के दौरान दिखाने की कोशिश की गई। लेकिन अब चुनाव खत्म हो गया है, विपक्ष का दर्जा नहीं है। कांग्रेस हालांकि अब भी यही आरोप लगाएगी कि रॉबर्ट वाड्रा को जो है रॉबर्ट वाड्रा पर जो है जबरदस्ती कार्रवाई की जा रही है, प्रधानमंत्री मोदी या फिर बीजेपी सरकार पर आरोप लगाएंगे। लेकिन जो कोर्ट की प्रोसेसिंग है उसमें पूरा जिस तरीके से दबाव दाखिल किया गया है, जो जनरल सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, उनकी तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा को कुछ शर्तों पर जो है जमानत दे रखी है, चाहे उनका विदेश जाना हो, उनका पासपोर्ट क्योंकि कोर्ट के पास है, तो तमाम पहलुओं पर विचार करना होगा। अब यह सारा का सारा मामला रॉबर्ट वाड्रा के वकील पर है कि क्या वो किस तरीके का जवाब वो बना के देते हैं। क्या रॉबर्ट
रॉबर्ट वाड्रा की जमानत याचिका जो है उसे खारिज कर दी जाती है, या फिर उनकी जो है जमानत याचिका पर कोर्ट सुनवाई करता है और उनकी गिरफ्तारी कर, क्योंकि ईडी लगातार ये आरोप लगाती आ रही है कि रॉबर्ट वाड्रा लगातार जो है अपनी जो उनकी कार्रवाई है उसमें जो है ठीक ढंग से पेश नहीं हो रहे हैं और ना ही ठीक ढंग से जवाब दे रहे हैं। लेकिन तरुण, एक सवाल यह भी बनता है, जब चुनाव के दौरान आए थे ये प्रियंका गांधी, उनको खुद अपने साथ लेके गई, गाड़ी में बिठाकर ईडी के ऑफिस छोड़ के आई और उसके बाद उन्होंने पार्टी कार्यालय गई हैं, लेकिन अब क्या लगता है कि बॉडी लैंग्वेज या उनका जो एक मनोबल है या कहीं ना कहीं चेहरे के जो भाव हैं उसमें कहीं कॉन्फिडेंस नजर आता है या कुछ थोड़ा सा लूज करते नजर आ रहे हैं? देखिए, पूरी पार्टी की अगर बात की जाए, कांग्रेस पार्टी को अगर देख लें तो पूरी पार्टी का ही जो है कॉन्फिडेंस लूज है। रॉबर्ट वाड्रा क्योंकि एक बड़े धनी परिवार से हैं, बड़ा परिवार है, गांधी परिवार से जुड़े हुए हैं, अब ऐसे में जो सारा का सारा कांग्रेस हालांकि लगातार इस बात को उठाती हुई आएगी और अब से कुछ ही देर में जिस तरीके से अभी रॉबर्ट वाड्रा पे एक कार्रवाई कोर्ट ने कही है तो कहीं ना कहीं वो ईडी पर जो है सवाल जवाब करेगी। लेकिन अब सारा मामला ये देखना होगा कि कोर्ट फैसला क्या लेता है। 17 तारीख का दिन नियुक्त किया गया है। अब ईडी ने तो अपनी तरफ से जो है जवाब दाखिल कर दिया है कि उन्हें रॉबर्ट वाड्रा की जो है गिरफ्तारी पर रोक लानी होगी, तभी वो ठीक ढंग से पूछताछ कर पाएंगे। अब रॉबर्ट वाड्रा क्या अपनी तरफ से जवाब देते हैं और उनके जो सहयोगी हैं दोनों पर शिकंजा कसता दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में यह माना जाए कि रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तरुण। तारीख पर तारीख आपने देखा होगा, लगातार आपने सुना होगा कि हरियाणा चुनाव के दौरान यह भी कहा गया था कि ये अब अंदर हो जाएंगे, लेकिन लगातार डेट्स मिल रही हैं और कांग्रेस का पूरा जो पैनल है, लीगल पैनल है, वो भी शायद कहीं ना कहीं रॉबर्ट वाड्रा को बचाने में लगा हुआ है। लीगल पहलू पर गौर हो रहा है, लेकिन लगातार मुश्किलें भी बढ़ रही हैं और ये दांव और शेक और मात का खेल जो है कब तक चलेगा, ये देखने वाली बात है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात करते हैं जीत के बाद 17वीं लोकसभा में बीजेपी के प्रचंड बहुमत के बाद अब फिर एक बार कहीं ना कहीं संघ का एक तरह से रोल सामने आने लगा है और मोहन भागवत ने जो 2 बयान दिए हैं दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उन्होंने कहा है कि अगर देश को विश्व गुरु बनना है तो ताकत इस्तेमाल करनी होगी। हालांकि उन्होंने अपनी भाषा में शायद ये कहा है कि डंडा मजबूत होना चाहिए, यानी ताकत हासिल करनी होगी। और उन्होंने ये कहा है कि राम मंदिर का राम का काम तो होकर रहेगा। ये 2 बातें हैं उन्होंने जो कही हैं। अगर देखा जाए इसके पॉलिटिकल मायने भी हैं और खास तौर से इसके अपने भी मायने हैं। इस पर हमारे साथ रहेंगे, हम बात करेंगे इस पर। सबसे पहले देख लेते हैं क्या कुछ मोहन भागवत ने कहा, फिर ताबिश कमाल से बात करेंगे क्या कुछ इसके राजनीतिक मायने हैं। जिन बातों की हमको प्रतीक्षा है उसके लिए पुरुषार्थ हम करें, उसके लिए प्रेरणा ग्रहण करने वाले ऐसे केंद्रों की देखभाल करें, रचना करें, उनको अच्छा बनाएं, इसका कर्तव्य भी हमको साथ साथ करना है। वास्तव में हम लोग जागरूक हैं और काम करना है, राम का काम करना है तो अपना काम करना है ना। राम हमने भी रहते आत्मा राम, तो अपना ही काम है और अपना काम खुद करें। खुद का काम खुद करेंगे तो ठीक होता है। सौंप देते हैं किसी को तो भी निगरानी तो रखनी ही पड़ती है। और इसलिए दुनिया का इतिहास और दुनिया का वर्तमान भी अपने को ये बताता है कि जिस देश के लोग सजग रहते हैं, सक्षम रहते हैं, शीलवान रहते हैं, बलवान रहते हैं और सक्रिय रहते हैं, उस देश का भाग्य निरंतर आगे आगे बढ़ता है। ताबिश कमाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। ताबिश, मोहन भागवत कह रहे हैं विश्व गुरु बनना है तो डंडा मजबूत करना होगा, यानी ताकत हासिल करनी होगी। राम मंदिर को लेकर कहा है कि जिस देश में वर्तमान और जो भूतकाल है वो इस बात का गवाह है कि जब तक लोग जागरूक रहते हैं, एकजुट रहते हैं, तभी उनका काम सही होता है। किस तरह से देखा जाए इसको, किस मायने में उनका ये बयान है? बिल्कुल, देखिए मोहन भागवत राजस्थान में है और वहां पर 3 दिवसीय एक शिविर चल रहा है आरएसएस का। उस शिविर को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने संबोधित करते हुए तमाम ऐसे संदेश दिए हैं आजाद साहब, जिसके जरिए कहीं ना कहीं सरकार को भी मैसेज दिया है और आम पब्लिक को भी मैसेज देने की कोशिश की है। राम मंदिर पर आज बहुत दिनों के बाद मोहन भागवत बोले हैं। हालांकि पूरे चुनाव के दौरान राम मंदिर के मुद्दे पर ना तो बीजेपी की तरफ से कोई औपचारिक बयान आता है और ना ही संघ की तरफ से, लेकिन जैसे ही सरकार बनती है वैसे ही एक बयान आ जाता है और वो भी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का, जो बहुत मायने रखता है और बहुत कुछ कह रहा है। वो बयान दिखाने की और बताने की कोशिश की गई है कि आने वाले समय में राम मंदिर को लेकर के जो रणनीति सरकार बना रही है या जो रणनीति के तहत राम मंदिर बनाने की चर्चा चुनाव से पहले भी की गई थी, जो मैनिफेस्टो में की गई थी, उस पर काम होगा। राम का काम हमारा काम है। इस बात से अंदाजा लगाया जाता है कि
किस तरह का मैसेज अब देने की कोशिश की गई है। हालांकि देश की जनता भी जानना चाहती है कि आखिर जो मैनिफेस्टो में बार बार कहा जा रहा है कि राम मंदिर बनेगा, राम मंदिर का भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा, तो वो कब होगा। ताबिश, जिस तरह से मोहन भागवत ने कहा है कि अब दूसरों पर भरोसा नहीं बल्कि जनता को या हम लोगों को खुद भी इस पर नजर रखनी होगी, इसको किस तरह से देखा जाए? देखिए, कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश की गई है। पिछले 5 साल में लगातार संघ परिवार की तरफ से सरकार पर एक दबाव रहा कि आप मजबूती के साथ पैरवी कीजिए, आप राम मंदिर के इशू को उठाइए। इसलिए मोहन भागवत ने जनता का एक प्रेशर सरकार पर लाने की कोशिश की है और ये संदेश देने की कोशिश की है कि जनता की चुनी हुई सरकार है और महत्वपूर्ण मुद्दा राम मंदिर है देश के लिए, और उस मुद्दे का जल्द से जल्द निपटारा होना चाहिए और देश में भव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। हालांकि मामला पूरा सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, तो ऐसे में सरकार सिर्फ यह कह सकती है कि इस मुद्दे पर सरकार मजबूती के साथ पैरवी कर रही है, लेकिन सरकार अपनी तरफ से कोई कानून लाए या सरकार कोई कोशिश करे, इस पर पूरे 5 साल में कहीं यानी अब नहीं। संघ जो है खुद कमान अपने हाथ में भी सौंप सकता है या कहीं ना कहीं इस पर नजर रखेगा, इसके मतलब ये भी निकाले जा सकते हैं। हालांकि अभी आने वाले समय में पता लगेगा क्या कुछ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया ताबिश कमाल। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और बात करते हैं कांग्रेस के अंदर मचने वाली उस भगदड़ की जो लगातार कांग्रेस की दुर्दशा के बाद 17वीं लोकसभा के जो नतीजे आए हैं चुनाव के, उसके बाद जिस तरह से राहुल गांधी ने पेशकश की इस्तीफे की। हालांकि वो एक तरह से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को इस्तीफा दिया और राहुल गांधी ने ही उसको अस्वीकार कर दिया, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि यूपी, असम और कई और जगहों के प्रदेश अध्यक्षों ने अपने इस्तीफे की पेशकश की है और कहीं ना कहीं एक तरह से इसको यह भी कहा जा रहा है कि सब अपनी अपनी जिम्मेदारी मानते हुए, अपने आप को दोषी मानते हुए कहीं ना कहीं इस्तीफे की पेशकश कर रहे हैं। लेकिन राजनीतिक हलकों में इसको भगदड़ के तौर पर भी देखा जा रहा है। निशांत राय हमारे साथ रहेंगे, किस तरह से इसको देखते हैं। निशांत, अगर देखा जाए राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया, हालांकि राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि राहुल गांधी को इस्तीफा दिया, राहुल गांधी ने अस्वीकार कर दिया। इसी तरीके से अब कहा जा रहा है कि और प्रदेशों के लोग भी इस्तीफा दे रहे हैं। पहले कमलनाथ की बात की जा रही थी और लोगों की भी बात की जा रही थी, अब अशोक चव्हाण का नाम आ रहा है और यूपी में राज बब्बर का नाम आ रहा है। ये लोग भी इस्तीफे की पेशकश कर चुके हैं। असम के अंदर भी अगर देखा जाए वहां भी हालत खराब हुई थी, तो वहां से भी इस्तीफे की पेशकश आई है। क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, कांग्रेस में जिस तरीके से हार के बाद से मंथन चल रहा है, उसी तेजी से इस्तीफे का दौर भी चल रहा है। सबसे पहले राहुल गांधी ने इच्छा जताई और उसके बाद से लगातार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्षों के द्वारा इस्तीफे की बात की जा रही है। पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष, झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष, असम के प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष, सभी ने अपने अपने इस्तीफों की पेशकश की है, क्योंकि कांग्रेस ने वहां पर जिस तरीके का प्रदर्शन करना चाहिए था, प्रदर्शन नहीं किया है। वहीं देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इन इस्तीफों को स्वीकार करते हैं या कांग्रेस में चूंकि वो बड़ा बदलाव करने की बात कही जा रही है, तो वो कांग्रेस में कुछ बड़ा बदलाव होता है। लेकिन निशान, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के इस्तीफे को लेकर कोई डिसीजन नहीं हो पाया, तो क्या लगता है कि ये जो और इस्तीफे हैं इनको माना जाएगा या राहुल गांधी अब कुछ और मैसेज देना चाहते हैं कि वो एक हार्ड होकर काम करेंगे और जो बाकी लोग हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी बनती है प्रदर्शन खराब होने की, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? देखिए, सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद से ये था कि हो सकता है कि सीडब्ल्यूसी का जो अध्यक्ष का पद है वो जो है किसी गैर गांधी पारिवारिक व्यक्ति को दिया जाए और उसके बाद कुछ पार्टी में कड़े बदलाव किए जाएं, कड़े फैसले लिए जाए। तो इंतजार करना होगा कि कांग्रेस को आखिर किस रणनीति पर चलना है, कांग्रेस की रणनीति को देखना होगा। हालांकि एक बात तय है कि तमाम प्रदेश अध्यक्ष हार की जिम्मेदारी लेते हुए अपने इस्तीफे की पेशकश जरूर कर रहे हैं। निशांत, अगर देखा जाए परफॉर्मेंस को लिया जाए तो 18 राज्य और केंद्र शासित ऐसे राज्य जहां पर कहीं ना कहीं कांग्रेस बिल्कुल जीरो हो गई है। असम के अंदर भी 14 में से 2 सीटें शायद मिली हैं। अगर देखा जाए तो परफॉर्मेंस लगातार जिस तरह से पूरे देश में बहुत खराब आई है और विपक्ष की भी भूमिका नहीं मिली है, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी, कहीं ना कहीं नाकामी को लेकर सवाल तो बन रहे होंगे, मंथन तो हो रहा होगा। लेकिन क्या इन इस्तीफों से कांग्रेस की दशा सुधरेगी या और गुटबाजी बढ़ने की भी उम्मीद है? देखिए, इस्तीफे हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस की दशा सुधर नहीं सकती है। कांग्रेस को अब विजन के साथ काम करना होगा और ग्राउंड लेवल पर ज्यादा काम करना होगा। दरअसल मैनिफेस्टो देखा जाए कांग्रेस के, तो कई सारी ऐसी चीजें थी जो कि पूरे उत्तर भारत को पसंद नहीं आई थी और उसका असर चुनाव में देखने को मिला था। ऐसे में कांग्रेस को अब सोचना होगा कि आखिर क्या कारण रहा है कि कांग्रेस जनता से दूर होती चली जा रही है। अगर बात सिर्फ उत्तर प्रदेश की जाए तो 73 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था और मात्र
2 सीटों पे कांग्रेस अपनी जमानत बचा पाई थी, जबकि 71 सीटों पे कांग्रेस की जमानत तक जब्त हो गई है। यानी कि एक राष्ट्रीय पार्टी का उत्तर प्रदेश में अगर ये हश्र हो रहा है तो उस पार्टी को सोचना होगा कि जमीन पर आखिर वो लोग क्या कर रहे हैं। सोचना होगा कांग्रेस को कि आखिर उससे जनता क्यों दूर हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया निशांत राय। बढ़ते अगली खबर की तरफ, और ये खबर यूपी से है, बल्कि कहा जाए यूपी के एक सांसद से जुड़ी हुई है। एक सांसद हैं यूपी के, उनके ऊपर रेप का आरोप है और घोसी से वो चुने गए हैं, लेकिन उनके ऊपर जो गंभीर आरोप थे, कहा यह भी जा रहा है कि उन्होंने सिर्फ नॉमिनेशन किया, उसके बाद वहां दिखाई नहीं दिए, और ये डर उनको शायद लगातार था कि उनको पुलिस गिरफ्तार न कर ले। और उसके बाद उन्होंने कोर्ट में भी अपील की और अपने को अग्रिम जमानत की भी कोशिश की, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में वो गए और सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको राहत नहीं दी है, यानी वहां से भी उनको झटका लगा है। प्रणय शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। प्रणय, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले में आपके पास? हाँ बिल्कुल, देखिए एक बड़ा झटका इसे कहा जा सकता है। और बीएसपी सांसद अतुल राय की अगर हम बात करें तो उन्हें लग रहा था कि शायद सुप्रीम कोर्ट से उन्हें थोड़ी राहत मिल जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तौर पर उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया और गिरफ्तारी को लेकर जो उनकी याचिका डाली गई थी उसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। प्रणय, अगर देखा जाए चुनने के बाद अगर एक सांसद को यह हालत है तो क्या जनता के सिलेक्शन को ऊपर सवाल उठता है या पार्टी के सिलेक्शन पर? क्योंकि पार्टी अगर ऐसे उम्मीदवार को टिकट देती है तो यकीनन ये पार्टियों की पॉलिसी पर भी और पार्टियों की सोच पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, आजाद जी की पार्टी की सिलेक्शन पर एक बड़ा सवालिया निशान उठता है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल उस जनता का उठता है जो ऐसे, यानी जनता ऐसे लोगों को अगर चुनती है उस पर भी सवाल खड़े होते हैं। लगता है प्रणय शर्मा से हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन हम आपको बता दें कि यूपी के एक सांसद हैं जिन पर गंभीर आरोप है, रेप के आरोप हैं, और गिरफ्तारी की तलवार उन पर लगातार लटकी हुई है। क्योंकि यह खबर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि रेप को लेकर जिस तरह से अभी हाल के दिनों में पूरे देश में चर्चा हुई, नाराजगी लोगों की सामने आई, रेप के जो आरोपी हैं उनको फांसी तक की बात की जा रही है। ऐसे में सांसद बना दिया गया जनता के द्वारा या पार्टी के द्वारा या किसके द्वारा, यह बड़ा सवाल है। इस पर मंथन होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने उनको झटका देते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। 2 के पंच में आज फिलहाल इतना ही। अपने मेजबान आजाद खालिद को इजाजत दो।